देखो आगे, हमने परावर्तन से रिलेटेड चीजें पढ़ ली हैं, अब पढ़ना है अपवर्तन से रिलेटेड। ठीक है, अब अपवर्तन से रिलेटेड क्या पढ़ना है, देखो उसका पहला डेरिवेशन यह है, इसके लिए एक पृष्ठ हम मानते हैं, जैसे इसमें बोला है ना गोलीय पृष्ठ को ही लेना है, तो मान लो कि ऐसा कोई पृष्ठ है जो आगे से ऐसे गोलीय सरफेस जैसा है, ऐसा। ठीक है, अब उसने गोलीय पृष्ठ भी या लेंस भी ले सकते हैं ऐसे, अपवर्तन के लिए है, बट मैं ऐसे मान रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा सरफेस मैंने मान लिया जो ऐसे कांच का एक टुकड़े की तरह है, ये इस शेप का है और कांच के टुकड़े की तरह है ऐसे में। ठीक है, अब ये पीछे से कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहो तो तुम इसको ऐसे मिला भी सकते हो, ऐसे से मिला भी सकते हो, बस ये कांच का एक टुकड़ा है और ये गोलीय पृष्ठ आगे से गोले की तरह है। तो ऑप्टिक्स में डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पृष्ठ ले लिया, अब क्या करेंगे, उसका पोल पहचानो कहाँ पर होगा, लगभग ये रहा पोल। तो पोल क्यों पहचानते हैं, ताकि हम दोनों साइड एक काल्पनिक रेखा खींचे जो मुख्य अक्ष कहलाता है। ये हो गया मुख्य अक्ष, दोनों साइड मुख्य अक्ष खींच लिया। अब क्या करते हैं बताओ, अब हम ये इमेजिन करेंगे कि अगर ये गोला होगा तो इस गोले का केंद्र कहाँ होगा, अगर ये गोला होता तो इसका केंद्र कहाँ होता, लगभग बीच में होगा तो पता ही है, बट लगभग यहाँ पे करीब होगा, यहाँ करीब होना चाहिए सी। तो सी के आधे दूरी पर कौन होता है, फोकस बिंदु होता है। ठीक है, फोकस बिंदु, तो ये हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि सारे डेरिवेशन पे स्टार्टिंग में आपको करनी होगी। थोड़ा ये वाला लाइन में बढ़ा देता हूँ उस साइड, क्योंकि ये अपवर्तन हो रहा है, मतलब इस साइड इमेज वगैरह भी प्राप्त होगी, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया, वस्तु को हम हर बार किस साइड रखने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट साइड में। और ये भी दिखाते हैं कि ऑप्टिक्स में जनरली प्रकाश लेफ्ट से राइट में ही जा रहा है। तो मान लिया कि हमने वस्तु को इधर कहीं रख दिया, ये वस्तु रखा है, तो वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, यहाँ वस्तु रख दिया। फिर अपवर्तनांक की बात करते हैं, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, वो कांच के अंदर है और इधर जो ये जो है ये एयर है, तो जो बाहर का अपवर्तनांक होगा वो अलग हो जाएगा। तो मैं इसको n1 मान लेता हूँ, बाहर के अपवर्तनांक को, यहाँ का अपवर्तनांक चेंज हो गया और अंदर का अपवर्तनांक अलग हो गया, तो माध्यम बदल गए, बाहर हवा है अंदर कांच है, ग्लास है, तो माध्यम बदल गया। तो कांच एक सघन माध्यम हो गया और वायु एक कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। में लिख भी देता हूँ, ये क्या है, बाहर एयर है, एयर कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम। जबकि अंदर क्या है, ये डेंस मीडियम होगा आपका, क्योंकि अंदर ग्लास है, कांच है। ठीक है, इसके बगल में लिख दो, ये क्या है, एयर है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, कुछ इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं है, तो बेसिक्स फॉलो करते जाना है बस। अब इसका रे डायग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि इतना काम तो हम हर डेरिवेशन में करते ही हैं। हाँ, हर डेरिवेशन में अलग अलग माध्यम नहीं आते हैं। अब क्योंकि ये अपवर्तन वाले टॉपिक स्टार्ट हो गए, तो उसमें माध्यम अलग अलग आएंगे हर डेरिवेशन में। तो ये अपवर्तन का सूत्र है। अपवर्तन का सूत्र का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, एक्चुअल में होता क्या है। फॉर्मूला इसका ये होता है, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में अपवर्तन के। और तुम्हें ना ये सारे फॉर्मूले विद द टाइम याद होने चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले, जितने मैं भी डेरिवेशन में करवाऊंगा, या फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले तो पता होने ही चाहिए। ये हमारा टारगेट है कि हमें इसको डिराइव करना है। इसे अपवर्तन का सूत्र कहते हैं किसी गोलीय पृष्ठ के लिए। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके रे डायग्राम पे आ जाओ। रे डायग्राम के लिए क्या करना है, देखो वस्तु है तो वस्तु से प्रकाश टकराएगा, इधर वस्तु से प्रकाश टकराया, ये आपतित हुआ कह लो। तो अगर ये प्रकाश आपतित हुआ तो ये आपतित प्रकाश, तो जहाँ प्रकाश आपतित होती है वहाँ से क्या करते हैं, फिर एक अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब कैसे बनाते हैं,
कैसे बनाते हैं अभिलंब? प्रकाश जहां टकराती है वहां से वक्रता केंद्र को मिलाते हैं और एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इसको हम कहते हैं अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। काल्पनिक रेखा को हमेशा मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं। तो अभिलंब क्यों बनाया? अब देखो, अब ये प्रकाश जो है ये आपतित हुई, अभिलंब के साथ ये कोण बनाएगी। हमेशा प्रकाश और अभिलंब के बीच कोण बनता है, तो आपतन कोण को किस चीज से दिखाते हैं? आई से। अब प्रकाश एयर से उस डेंस मीडियम में जा रहा है। एयर कैसा मीडियम होता है? हवा एक रेयर मीडियम होता है, विरल। और ये कैसा माध्यम है? सघन। तुम्हें ये नहीं आ रहा तो हिंदी में लिख देता हूं मैं। ये हो गया विरल, और ये कैसा माध्यम हो गया? कांच, एक सघन माध्यम। तो अगर कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो क्या होगा? कोई प्रकाश अगर विरल से सघन में जाएगा ना तो अभिलंब की तरफ झुकता है। तो बेसिकली इस प्रकाश को जाना अगर सीधा चाहिए था, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगा, वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, जिसकी वजह से नीचे आएगा उसका इमेज। तो ये प्रकाश सीधा ना जा करके, क्योंकि अपना माध्यम चेंज कर रहा है, सघन माध्यम एंटर कर रहा है, इसलिए नीचे झुक जाएगा। तो ये आई हुआ और ये हुआ आर, और ये आपतित प्रकाश, ये अपवर्तित प्रकाश। तो अपवर्तित प्रकाश और अभिलंब के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? जो भी बनता है हम उसको दिखाते हैं आर से। ओके, अब देखो एक और प्रकाश है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है, जो यहां से निकलती है। ये सीधा जाएगी, अगर ये पॉलिश होता तो यहां से टकरा के परावर्तित हो जाती, लेकिन ये पॉलिश नहीं है, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है तो वो दूसरी साइड जाएगी। तो जो भी प्रकाश पोल से होते हुए जाती है वो सीधा निकल जाती है। तो यहाँ से जाएगी, यहाँ सीधा होते 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 जब ऊपर से ये वाली प्रकाश आ रही हो, नीचे से ये वाली प्रकाश जा रही हो, तो दोनों प्रकाश कहाँ जाके मिलेगी? यहाँ पे जाके। और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो प्रकाश आपस में प्रतिच्छेदित होती हैं, वहीं पर क्या बनता है? इमेज फॉर्म होता है। दोनों प्रकाश वहां पे जाके मिली और वहां पे बना आपका प्रतिबिंब। ये आपका डायग्राम है। अब इस डायग्राम में क्या है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। बेसिक है ये एकदम। जब मैंने पहला डेरिवेशन करवाया था इसमें परावर्तन वाला, जिसमें मैंने ये बताया था 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दर्पण सूत्र जिसे कहते हैं, वही वाला बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। बस वहाँ यहाँ परावर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। डेरिवेशन भी सेम वैसा ही है। जैसे कि उसमें एक रूल बताया था त्रिभुज का, कि त्रिभुज की दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। और दूसरा बताया था कि मुझे वहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू के लिए tan अल्फा tan बीटा tan गामा चाहिए। सेम यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। अब क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी, इसलिए त्रिकोणमिति फॉलो करने के लिए हमें वहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज दिख नहीं रहा है। त्रिभुज तो बहुत सारे दिख रहे हैं, पर समकोण नहीं है कोई भी। तो समकोण के लिए हम क्या मानते हैं ऑप्टिक्स में? ये जो लाइन है द्वारक टाइप का, द्वारक तो पूरा मिलाते हैं तो कहते हैं, बट पूरा नहीं मिलाएंगे, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी काल्पनिक रेखा है, और हम मान के चलते हैं कि जो पोल है और ये जो ये रेखा है, दोनों के बीच की दूरी नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो हम यहाँ पे P ना लिख करके, P फॉर पोल ध्रुव, यहाँ ना लिख कर हम यहाँ लिखेंगे, और हम मान के चलेंगे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल है। ये हो गया। बाकी एंगल्स की बात आ गई। एंगल्स लिख दो, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था अल्फा बीटा गामा, आई और आर तो लिख ही दिया है। अल्फा बीटा गामा लिख देना है, और कुछ मुझे तो नहीं लगता है कि और कुछ इसमें था। ठीक है, तो एंगल लिख दो। मान लो ये एंगल अल्फा है, मान लो ये एंगल बीटा है, इसका तो पता ही है 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या है? गामा। अल्फा बीटा गामा, ये हो गया एंगल्स। बाकी और कोई पॉइंट इसमें नहीं, और कोई की जरूरत तो है नहीं। ये समकोण त्रिभुज था, इसी की वजह से बन रहा है, तो हमने ये विलंब दिया 90 डिग्री। डायग्राम आ गया समझ में? बहुत बेसिक डायग्राम है। एक रफ डायग्राम में जल्दी से बना के समझाता हूँ। अपवर्तन गोलीय पृष्ठ का था, तो गोलीय पृष्ठ ले लिया। ये कांच का पूरा टुकड़ा है। ये आपका
मुख्य पृष्ठ हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, सॉरी। यहाँ पर यहाँ पे ये हो गया सी, ये हो गया आपका एफ। यहाँ कोई वस्तु रख दिया, वस्तु से प्रकाश गई, प्रकाश को सीधा जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो अभिलंब का है पहले बात, तो अभिलंब इसको कहते हैं। कभी भी प्रकाश जहाँ टकरा रही है और उससे सेंटर को मिला दो, वो अभिलंब है। तो झुकेगी तो ये इधर आ जाएगी। तो जहाँ एक प्रकाश ये जा रही है, एक प्रकाश नीचे जा रही है, दोनों आके टकराएंगे यहाँ पे और ये बन गया आई। बस इस पे एंगल बना दिया, अल्फा, बीटा, गामा। हमें पता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, समकोण त्रिभुज चाहिए, तो उसके लिए एक ये लाइन खींच देते हैं, मानते हैं ये दोनों बिंदु नज़दीक है, ये बिंदु P हो गया 90 डिग्री पे। यही तो है बस। डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम अभी मत बनाना, डायग्राम का फोटो ले लेना, अच्छे से घर पे बनाना, पूरे एक आधे पेज पे डायग्राम बड़ा सा। डेरिवेशन देख लेते हैं, समय बचेगा बहुत। डायग्राम में कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है। इसको मान लेते हैं P है, तो इसको मान लेते हैं बिंदु O है, कि जरूरत पड़ेगी हमें। लिखा है मैंने कहीं? अच्छा, O यहाँ लिखा है, तो इसे Q मान लो। तब ये P है तो इसे मान लो बिंदु Q। ट्रायंगल बनाएंगे तो जरूरत पड़ेगी उस बिंदु की। ठीक है, तो यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले बेसिक चीज लिख देते हैं डेरिवेशन के बारे में। ये जो गोलीय पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कुछ तो लिखना ही पड़ता है, डायरेक्ट डेरिवेशन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कुछ बेसिक चीज लिख दो उस डायग्राम के बारे में। तो क्या लिखेंगे, ये जो गोलीय पृष्ठ लिया, इसकी त्रिज्या हमने मान ली आर है। हर गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या हम आर ही मानते हैं, वैसे हर बार इसकी त्रिज्या कितनी मानते हैं हम, आर ही मानते हैं हर डेरिवेशन में। और उसका अपवर्तनांक कितना है उस गोलीय पृष्ठ का, N2। और वो किस माध्यम में रखा है, हवा में रखा है। हवा का माध्यम हमने N1 से दिखाया है। तो माना R त्रिज्या व N2 अपवर्तनांक इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक N2 अपवर्तनांक वाले गोलीय पृष्ठ को किस अपवर्तनांक में रखा गया है, N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। माध्यम में रखा गया है, ठीक है। बस इतना, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए हमें 2 लाइन लिखनी पड़ती है किसी भी डेरिवेशन में। स्टार्टिंग डायरेक्ट हम डेरिवेशन में नहीं जा सकते। अब आओ डेरिवेशन पे। हमें एक उसमें ट्राइंगल देखो जिससे कि हमें एंगल आई मिले। एंगल आई तो बाहर है, चलो ठीक है। त्रिभुज देखो एक OBC, बी है कहाँ पहले, वो तो बीटा है ना। OBC मतलब बी नहीं है, सॉरी क्यू है, OQC। ये ट्राइंगल लोगे तो हमें मिल जाएगा कि 2 अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुका हूं मैं। ट्राइंगल OQC में एक ट्राइंगल ये ले लेना है और आगे जाके एक ट्राइंगल लेना है, एक ट्राइंगल QCI ये वाला, या ICQ भी कह सकते हो, ठीक है। नहीं, एंगल तो हमें यही चाहिए, कुछ भी रखो उसका, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रखो उसमें, बीच के एंगल से इसमें मतलब नहीं है हमें। तो एंगल
क्यू सी आई बोल लेता हूँ मैं, या आई सी क्यू, कुछ भी कह सकते हो उसमें, क्यू सी आई में। ठीक है, अब ये क्यों लिया, ये वाला ट्राइंगल ही क्यों लिया, अभी समझ में आएगा तुम्हें। क्योंकि हमें यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि ट्राइंगल के किसी दो अंतःकोणों का योग, जैसे एक कोण ए है और एक कोण बी है, ठीक है, और तीसरा कोण एक उसके बाहर है, सपोज एक कोण ये है ए, एक कोण ये बी है, और तीसरा कोण बाहर है सी। तो रूल होता है कि ट्राइंगल के किसी दो अंतःकोणों का योग, मतलब ए और बी को जब जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, बाहर वाले कोण सी के बराबर आएगा। ठीक है, वैसे ही ट्राइंगल हमने ओ क्यू से जानबूझकर लिया क्योंकि इस ट्राइंगल में यही वाली कंडीशन दिख रही है हमें, ओ क्यू सी। अगर मैं अलग से भी बना लूं ऐसे, तो ये रहा ओ, ये रहा क्यू, ये रहा सी। ए पे कौन सा एंगल, अल्फा, सी पे कौन सा एंगल, बीटा, और क्यू पे देखो, क्यू पे पीछे की तरफ से गया है कितना, आई। तो दो अंतःकोण कौन से दिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, और बाह्य कोण कौन सा दिख रहा है, आई। देखा, दो अंतःकोण का योग बाह्य कोण के बराबर है, तो एक ये दिख रहा है बाहर से। वैसे उसमें ढूंढो कि अगला कौन सा ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है जिसमें बाहर की तरफ से एंगल है। जैसे क्यू सी आई लिया है ना, मैं क्यू सी आई, क्यू सी आई ये लोग है, अगर ध्यान से देखो क्यू सी आई लोगे तो अंदर कौन पड़ा, आर और गामा, बाहर कौन पड़ गया, बीटा। तो ये हो जाएगा गामा प्लस आर, ये अंतःकोण हो गया, और बाहर का कोण कौन सा हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, फिर हमें यहां से वैल्यू निकालनी है, कोई एक वैल्यू जो इसमें पुट किया, जैसे इसमें बीटा आ रहा है तो उसमें हम वैल्यू निकालेंगे, क्या था ये, आर प्लस गामा प्लस आर बराबर बीटा, आर बराबर क्या, क्यू सी आई वाला, क्यू सी आई। ये ट्राइंगल को पहले ध्यान से देखो, ट्राइंगल में, ट्राइंगल के अंदर ये दो कोण दिख रहे हैं, गामा और आर, बाहर कौन सा कोण है, बीटा। तो वही तो अंदर के कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। यहां से हमें जो वैल्यू चाहिए वो आर की वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू यहां पर आ गई, यहां पर हमें वैल्यू चाहिए आर की। अच्छा, आर की ही क्यों चाहिए वैल्यू, ये भी पता होना चाहिए आर की क्यों, क्योंकि अपवर्तन का नियम लग रहा है, और अपवर्तन के नियम में फॉर्मूला वाला एक ही नियम होता है, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे, तो इन फ्यूचर हमें आई और आर की वैल्यू यहाँ रखनी है, इसलिए हमें आई और आर की वैल्यू चाहिए। तो आई की वैल्यू तो इधर आ गई है, आर की वैल्यू चाहिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। इसे डालो इक्वेशन 1, इसे डालो इक्वेशन 2। ओके, अब हम इनका यूज कर लेंगे, कहीं पे उठा के इसको रख देंगे। वही हमने कहा, इसका यूज किस लिए करना है, स्नेल के नियम लगाने के लिए करना है। पूरा तिरछा लिखा हुआ है मैंने, हटाओ इसको, हेडिंग तो लिख ही दिया ना, जरूरत पड़ेगी इस जगह की। ये n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस n1 अपॉन आर, ये याद करना है तुम्हें, मतलब याद रखना है। ठीक है, स्नेल के नियम पे आओ, ये हमें स्नेल के नियम पे रखना था, इसलिए हमने आई और आर लिखाया। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अपवर्तनांक, यही तो होता है। लेकिन अपवर्तनांक हम जब लिखते हैं n, तो यह सिंपल हो गया n, लेकिन यहाँ पे माध्यम दो अलग अलग है। तो जब दो अलग अलग माध्यम हो ना, ठीक है, तब एक ये है, क्या है, तो हम उल्टा लिखेंगे इसको, n की जगह आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा n बराबर n2 अपॉन n1। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये तरीका है लिखने का। वो फॉर्मूला तब बना है, उसके लिए बना है जब सिंगल माध्यम हो, मतलब उसके उधर भी हवा भरा है, इधर भी हवा, और बीच में ये टुकड़ा ऐसे नहीं है ग्लास का, ये बस ऐसा एक पृष्ठ है, लेंस है, और इसके उस साइड भी हवा, इधर भी हवा, तो माध्यम सेम हो जाएगा। लेकिन इस केस में माध्यम सेम नहीं है, तो n की जगह लिखना पड़ेगा n2 अपॉन n1। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक। अपवर्तनांक n की जगह क्या आ जाएगा, दो अलग अलग माध्यम है,
तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू बस उठा के इसमें पुट करनी है, ठीक है। ये s गलत लिखा है, ये कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तिरिया गुणा कर लो, n1 इधर आ जाएगा, साइन आर n2 के पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा n2 इंटू साइन आई बराबर n1 इंटू साइन आई, सॉरी n2 इंटू साइन आर। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स से कोई फर्क, इससे साइन कॉस टेन से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एंगल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा। कॉस थीटा को भी थीटा लिख सकते हो, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो, टेन अल्फा को अल्फा, टेन बीटा को बीटा, टेन गामा को गामा हम लिखते ही हैं, क्योंकि इसमें एंगल्स बहुत छोटे होते हैं। तो चूंकि साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, लगभग दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, वैसे हम साइन आई को लिखेंगे आई और साइन आर को लिखेंगे आर। यहाँ से आई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ, ये कैमरे में आ रहा है, ये लाइन लिख सकता हूँ कैमरे में, ये लिख देता हूँ। चूंकि ये जो एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ चूंकि साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के, वैसे साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर आर के बराबर हो जाएगा। तो ये लगभग का चिन्ह है, लगभग बराबर है। तो n1 इंटू क्या कर दूंगा मैं, देख लेना कैमरे में आ रहा है कि नहीं किया, और ये हो जाएगा n2 इंटू, आ गया। अब क्या करेंगे, i और r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा। देखो i की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, तो n1 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर n2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस गामा। ये हो गया, ठीक है। अब इसे एक इक्वेशन डाल के फिलहाल के लिए छोड़ दो। अब हमें बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू लाना है, या पुट करना है, लास्ट में चिन्ह पर पट्टी लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये इसे डालो इक्वेशन 1 2, हाँ ये 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब हमें ये जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखनी है, अब जो आएगा उस पर चिन्ह पर पार्टी लगाना है, आंसर आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा, अब इस पे समकोण त्रिभुज के लिए हमें चाहिए, तो समकोण त्रिभुज तो तभी बनेगा जब आप पी क्यू का पॉइंट लोगे, हर जगह पी क्यू कॉमन ले लोगे, क्योंकि एक वही है जो 90 डिग्री पे बीच में दिख रहा है। तो अल्फा के लिए अल्फा कितने पे है, ओ वाले पॉइंट पे है, इसलिए इसको बोलोगे पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू, उसमें अल्फा आ जाएगा। बीटा सी पर है तो इस ट्राइंगल को लोगे पी सी क्यू, और गामा किस पे है, आई पे है, तो उसका नाम हो जाएगा पी आई क्यू। ऐसे करके हमें अल्फा बीटा गामा के लिए मिल जाएगा 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। तो लिख लेते हैं, कहीं पे जगह दिख रहा है तो यहीं लिख लेता हूँ मैं कहीं पे। तो मैं लिख लेता हूँ, कौन सा ट्राइंगल ले ले पहले, अल्फा के लिए ट्राइंगल अल्फा किस पे है, ओ वाले पे है, यहाँ से पी ओ क्यू बोल लो इसे, पी ओ सॉरी ट्राइंगल पी ओ क्यू में। तो एक बार पी ओ क्यू लेना है, बीटा किस में दिख रहा है, सी में, तो इस ट्राइंगल को कह देंगे पी सी क्यू, ट्राइंगल पी सी क्यू में। और गामा किस में दिख रहा है, आई पे, तो इसको कहेंगे पी आई क्यू में, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कहीं और लिख देना चाहिए था मुझे, इसको बहुत नजदीक ना, इसको हटा देता हूँ, नीचे नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पी ओ क्यू में देखो 10 अल्फा लगाना है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, हाँ कर्ण तो हमें चाहिए ही नहीं। तो ये हो गया ओ, ये हो गया पी, और ये हो गया क्यू, ये है अल्फा। तो 10 अल्फा बराबर लंब, लंब कौन है, सामने वाला, क्या है, पी क्यू, पी क्यू ही लंब होगा सब में, क्योंकि एक से कॉमन लंब लिया हमने। आधार क्या हो गया, ओपी, ओपी ये हो गया आधार।
ठीक है। वैसे ही आप ले लो एक और ट्राइंगल, क्या लिया था हमने, बी वाला, बीटा वाला कौन सा था, सी, जिसका नाम था पी सी क्यू में। तो एक और ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल पी सी क्यू में। कॉपी में आपकी जगह होगा, अपनी कॉपी में बगल बगल में ही लिख लेना, जरूर नहीं ऐसे लिखने की। तो टेन बीटा बराबर बीटा। तो देखो ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल के सामने वाला एंगल, लंब तो हमेशा यही है, कॉमन लंब पी क्यू। अब आधार क्या है, पी सी। ये हो गया। अच्छा एक और चीज़ मैं चाहूँ तो, चलो इधर ही कर लेता हूँ, बाद में कर लूँगा। चलो वैसे मुझे पता है ना, मैं टेन अल्फा को अल्फा लिखूंगा, 10 बीटा को बीटा लिखूंगा, 10 गामा को गामा लिखूंगा। वैसे ही गामा वाले के देखो, गामा किस पॉइंट पे है, आई पे है, तो वो हो जाएगा ट्राइंगल पी आई क्यू हो जाएगा। तो ट्राइंगल पी आई क्यू में कौन सा एंगल है, गामा। तो 10 अल्फा 10 बीटा और ये हो गया 10 गामा। 10 गामा बराबर क्या हो गया, लंब तो सब में कॉमन ही है, सेम ही लंब लिया हमने तीनों में। और नीचे क्या हो जाएगा, पी आई, यहीं से मिल जाएगा, ये पी आई हो गया था, पी सी हो गया था, ये पी ओ हो जाएगा। अब ये अल्फा बीटा गामा हमने पहले न्यूमेरिकल में किया, पहले डेरिवेशन में किया हुआ था हमने, यहाँ पे भी किया है। साइन थीटा को अगर हमने थीटा माना है, चूंकि एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, वैसे 10 अल्फा को अल्फा, 10 बीटा को बीटा और 10 गामा को गामा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ले लेंगे और इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चिन्ह परिपाटी तो लगाना ही पड़ता है लास्ट में। तो एक काम कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा था, चूंकि साइन थीटा लगभग बराबर है, बराबर तो नहीं लगभग बराबर आएगा मान, पॉइंट में बस डिफरेंस आता है। तो ये लिख सकते हैं सिंस, चूंकि टेन थीटा छोटा हो गया, टेन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के ही बराबर होता है, वैसे ही 10 अल्फा को अल्फा लिखा जा सकता है। तो 10 अल्फा को अल्फा लिखोगे तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, कितना आ रहा था, पी क्यू अपन ओ पी, पी क्यू अपन ओ पी। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू अपन बी सी पी सी, और गामा की वैल्यू पी क्यू अपन पी आई। ये गामा, 10 गामा को हमने गामा मान लिया, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री इसमें, ऑप्टिक्स में। बस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन 3 में डाल दो। ठीक है, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3, अल्फा बीटा गामा का मान इक्वेशन 3 में रखने पर रख देंगे। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर जगह है नहीं, ये मिटा नहीं सकता हूँ ना, इसी पे सारा। और अभी तो मैं डिस्टेंस दिखाई नहीं, कौन सा यू है कौन सा वी है, उसके लिए जरूरत पड़ेगी चिन्ह परिपाटी में इसका। इधर जगह है थोड़ा सा, हालांकि इतना जगह है वो इसीलिए मिटाया है, वहाँ लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो बस अल्फा बीटा गामा का मान उठा के पुट करना है हमें इक्वेशन 3 में। तो लिख सकते हैं अल्फा बीटा व गामा का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, इतना नहीं लिखते, सीधा लिखते फ्रॉम इक्वेशन 3, तब भी हो जाता रखने पर, क्योंकि वो खुद के समझने के लिए होता है, एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो उठाओ जरा मान इक्वेशन 3 का, क्या है, n1 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, पी क्यू अपन ओ पी, प्लस बीटा कितना है, पी क्यू अपन पी सी। इसमें देखना पी क्यू लेफ्ट और राइट में कॉमन आएगा, बराबर n2 इंटू n2 और अंदर क्या है बीटा, बीटा कितना है, पी क्यू अपन पी सी माइनस गामा, गामा कितना है, पी क्यू अपन पी आई, पी क्यू अपन पी आई। तो एक चीज़ ध्यान दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखो क्या कॉमन है, पी क्यू।
यहाँ से भी ब्रैकेट के बाहर पी क्यू आ जाएगा तो इधर 1 1 आ जाएगा, इधर भी ब्रैकेट के बाहर पी क्यू आ गया तो अंदर 1 1। तो लेफ्ट में भी पी क्यू कॉमन है, राइट में भी पी क्यू कॉमन है, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, बच क्या गया? बच गया N1 इंटू 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन पी सी। गुड। N2 इंटू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई, ये हो गया। ठीक है, अब N1 की वैल्यू उसमें पुट कर दो अंदर, N2 की वैल्यू पुट कर दो, कर लेंगे, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, वो कर लेंगे। अब थोड़ा चिन्ह परिपाटी पे आ जाओ। ओपी पी सी पी आई, ओपी पी सी, ये भी पी सी है, ये पी आई, तो ओपी पी सी पी आई ये ढूंढो एक्चुअल में ये कितना इसका डिस्टेंस होना चाहिए। ओपी ढूंढो पहले, ओपी कहाँ है? ओपी ये हो गया। पी और ये पोल एक ही चीज हमने माना है, तो ओ क्या है? वस्तु होता है। तो वस्तु से दर्पण की लेंस के बीच की दूरी या पृष्ठ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? यू। वस्तु से दूरी को यू से दिखाते हैं, ठीक है, ये यू हो गया। रेड पेन से दिखाता हूँ, इससे इतना अच्छे से दिखेगा नहीं। और देखो कौन सी दूरी आपको निकालनी है, तो वस्तु की दूरी ये हो गया यू ओ पी। पीसी कितना है? पीसी छोड़ो, पहले पी आई पे आओ। आई फॉर इमेज, ठीक है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आई फॉर इमेज और पी फॉर पोल। तो पोल और इमेज यही दिख रहा है, पोल और इमेज। इमेज और पोल के बीच की दूरी क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं, ठीक है, ये हो गया। यार तिरछी लाइन क्यों होती है मुझसे, चलो जो भी है समझ जाओगे। और अब क्या रह गया? पीसी। पीसी ये रहा, तो सी केंद्र, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? आर होती है। अब चिन्ह परिपाटी का क्या मतलब होता है? चिन्ह परिपाटी से हमें ये देखना होता है कौन सी चीज दर्पण के या लेंस से लेफ्ट में, कौन सी चीज राइट में। लेफ्ट में कौन सी चीज है? बस यू दिख रहा है, तो लेफ्ट वाले को क्या लिखते हैं? माइनस, और राइट वाले को प्लस। बस उतना सा ध्यान देना है, ठीक है। अब जगह तो वैसे वहाँ पर भी है, बट मैं इधर लिख रहा हूँ। जब इतना जगह क्यों छोड़ा है हमने? इसी दिन के लिए छोड़ा है, तो इसको भी इतना वो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इतना बॉर्डर है, ठीक है। अब आ जाओ, लास्ट रह गया वो जो है उधर बस चिन्ह परिपाटी लगाना है, साइन कन्वेंशन। तो इसी के नीचे लिखना है चिन्ह परिपाटी से, तो यहाँ लिख सकते हैं हम चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से लिखोगे तो किस किस की वैल्यू चाहिए थी हमें? ओपी पी सी पी आई। तो चिन्ह परिपाटी से देखो ओपी कितना आ गया, पीसी कितना आ गया, और पी आई कितना आ गया। तो ओपी कितना था? यू, और क्योंकि लेफ्ट में है तो क्या हो जाएगा? माइनस यू। बाकी राइट में पीसी सेंटर्स। यहाँ से देखना, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी को यू से, पोल और सेंटर के बीच की दूरी को आर से, और पोल और आई के बीच की दूरी को, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, और इमेज और पोल के बीच की दूरी को वी से, ठीक है। नहीं, प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, बट माइनस लिखना जरूरी है। हो गया। अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठाओ, इसमें पुट कर दो। अब इसके जस्ट, उसके जस्ट नीचे इसको लिखना था, अब इसके नीचे आपको ये लिखना है बगल में, हाँ साइड ही में लिखेंगे। उसके नीचे अब ये लिखना है, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट करो, कितना था वो? N1, N1 इंटू 1 अपॉन ओपी। अच्छा, हम दोनों काम एक साथ करते हैं, N1 का भी गुणा कर दो अंदर, तो दोनों के ऊपर 1 1 की जगह N1 आ जाएगा। N1 अपॉन ओपी, ओपी की जगह क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस यू, फिर 1 अपॉन पी सी, पी सी प्लस N1 अपॉन आर। अब क्या रह गया उधर? N2 का भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड, तो N2 अपॉन पी सी, पी सी की वैल्यू प्लस आर, ये हो जाएगा N2 अपॉन आर।
फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का गुणा हो रहा है तो माइनस N2 अपॉन पी आई, आई को V से दिखाएंगे। ये हो गया, कुछ कॉमन दिख रहा है? बस R है जो रिपीट हो रहा है, N1 N1 तो होगा ही खैर रिपीट, R रिपीट हो रहा है, तो एक काम करो R को एक साइड कर दो, V को इधर कर दो, तो ये माइनस N1 अपन U हो गया, माइनस N2 अपन V को इधर लेके आओ, ये हो गया प्लस N2 अपन V, और दोनों R को एक साइड करना, तो एक R तो पहले से वहीं पर है और एक ये R है, इसको भी इधर लेके आओ, तो माइनस N1 अपॉन R। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम हमेशा प्लस का टेक्निकली जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो हम ट्राई करते हैं, या आंसर आ गया, ये आंसर है, बट हम इसको अरेंज करेंगे, प्लस वाले को हम हमेशा ट्राई करते हैं आगे रहे, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला है ना, तो प्लस वाले को हम आगे लिख देंगे और माइनस वाला पीछे, यहाँ तो ऑटोमेटिकली प्लस वाला आ गया है। एक और चीज, इस दोनों के बेस में क्या कॉमन है, तो इसमें 1/r कॉमन हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा N2 - N1। ठीक है, या फिर तुम LCM निकालते हो ना, मार्कर भी धोखा दे रहा है अभी, तो 1 जैसे तुम्हें दे दिया मैंने A/2 और प्लस B/2, तो इसको ये भी लिख सकते हो तुम A + B/2, दोनों के जब डिवाइड में 2 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसके भी बटे में आ रहे हैं, इसके भी बटे में आ रहे हैं, तो N2 - N1 के डायरेक्ट बटे में हम क्या लिख सकते हैं, R। बस ये हमारा लास्ट आंसर, फाइनल आंसर होगा, तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके ही लिखता हूँ, रेड पेन से ही लिखते हैं। तो देखो क्या बताया, अरेंज करना है, आंसर यहीं पर आ गया, बस अरेंज करना है, प्लस वाले को आगे माइनस वाले को पीछे, तो प्लस आगे तो क्या हो जाएगा N2/V, ये आ तो रहा है कैमरे में, ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा है, आ रहा है ना, N2/V माइनस N1/U बराबर, दोनों में R है तो R और R का LCM R ही होगा, इधर 1 से इधर 1 से गुणा, तो N2 - N1। ठीक है, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, अपवर्तन का सूत्र, किसी गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये इसका फाइनल आंसर है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, जितने भी फॉर्मूले जितने मैं बता रहा हूँ सब याद होते रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिक्स को बहुत इज्जत देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। ये ज़्यादा ऊपर हो गया N1। अब तो क्या डायग्राम बना ही लिया था तुमने, अच्छा डायग्राम घर पे बनाओगे ना, ठीक है। तो इतना उतार लो, कुछ पूछना है इसमें? ये नहीं लग रहा है वो ये पूरा कॉन्सेप्ट वही डेरिवेशन की तरह है जो पहला वाला था, जिसमें मैंने 1/f दर्पण सूत्र जहाँ बताया था, 1/v + 1/u बराबर 1/f, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगाया था। फिर उसमें भी मैंने, उसमें बस ये स्नेल का नियम वाला पोर्शन नहीं था। हाँ, R की जगह यहाँ पे भी 2f रख सकते हो चाहो तो, बट फॉर्मूला जनरली R वाला ज़्यादा फेमस है, रख सकते हो R की जगह 2f। तो कोई डाउट नहीं है तो इतना डन करो फिर।